जब देश के किसी राज्य या क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद या बगावत से जुड़ी हिंसा काबू के बाहर होने लगती है, तब प्रशासन और कानून के रखवालों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये स्पेशल पावर्स दी जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, लेकिन कभी कभी ये अधिकार बहुत बड़ी इंसानी कीमत वसूल करते हैं। साहब एक मिनट जी, एक मिनट। तो ऐसा भी क्या कर दिया जी बंदे ने? वो बीच में मत पड़ा, हमें इस पर शक कर। काजी किस बात का शक है? कुछ भी कितना होगा, चोरी डकैती, बाकी की मदद की होगी, कुछ भी। मतलब आप किसी झूठे मामले में फंसाने वाले हो इसको? वो तेनू बोला ना बीच में मत पड़, पुलिस का मामला। काजी इंसानियत का मामला है, आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते। अगर आपको किसी पे शक है तो आप सवाल जवाब करो, ये गलत बात है भाजी। उपिंदर खेतों में मेहनत करता है, हम सब इसे जानते हैं। कोई ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और ना कोई गलत आदमी की मदद कर सकता है। रब दी सौ, मैं खेतों में काम कर रहा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो जी, कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी से इस तरह से पूछताछ करो। अगर आपको इसको गिरफ्तार करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। आप ऐसे किसी को उठा के नहीं ले आ सकते। तो कई दिनों से चल रहा है जी, किसी भी मासूम को उठा लेते हैं और जानवर की तरह पीटते हैं, और तब तक पीटते हैं कि जब तक उसके घर वाले ना पैसे ना उगलते हैं। चुप कर, चुप कर। अगर हमारे साहब को पता चल गया ना कि तुम हमारी ड्यूटी में दखलंदाजी कर रहे हो, सबकी खाल उतरेगी, खाल। ओ हवलदार साहब, कैसी बात कर रहे हो जी आप? वर्दी पहन के आप खाल उतारने की बात कर रहे हो? देखो जी, आप भूलो ना, आपके हाथ में जो डंडा है ना, वो जनता ने आपको दिया है इनकी हिफाजत के लिए, और कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप ये डंडा इन मासूमों पे बरसाएं। हाँ जी भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इनका तो रोज का काम हो गया। अभी कह देता हूँ, अच्छा नहीं होगा। कितना मारे हैं देखो बंदे ने। ये ना पुलिस वालों ने हर रोज धंधा बना लिया है, जिसे मर्जी आता उठा लेते हैं और घर वालों से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। और पैसे नहीं आए तो हवालात पे पिटाई शुरू, फिर भी पैसे नहीं आए ना तो उड़ा देते एनकाउंटर में, और कह देते फला फला आतंकवादी था, एनकाउंटर में उड़ा दिया। और आप इसे अस्पताल ले लो जी, इसे बहुत चोट लगी है। ठीक है, कितना मारा है मुंडे ने। माहौल ही खराब चल रहा है हरजीते। सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी है पुलिस वालों को, जिसका ही गलत फायदा उठा रहे हैं। अमन परा जी, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, पर अब तो हमारे पिंड में ये सब होने लगा। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुंडों को एवं उठा के ले जाते हैं और फिर पुलिस वाले पैसे ऐंठते हैं। लेकिन इसके खिलाफ तो आवाज उठानी होगी ना जी, ये तो गलत है। सब जानते हैं गलत है सतवंत, पर ये लोग कानून को अपनी वर्दी की जेब विच लेके घूमते ने। जब मर्जी आई, जैसा चाहा मरोड़ दिया कानून को। पर बीजी, यहाँ तो लोगों की जिंदगियां मरोड़ी जा रही हैं, कुचली जा रही हैं। अब किसी न किसी को तो ये रोकना होगा। और बीजी, आज अगर आवाज ना उठाई तो कल मुंह में जबान ही नहीं रहनी। हरजीत इस गांव में कोई नया नहीं आया था और ना ही वो पुलिस की ज्यादतियों से अनजान था। बस ये चांस की बात थी कि ऐसा वाकया उसकी आंखों के सामने पहली बार हो रहा था जिसमें पुलिस एक मासूम को बड़ी बेरहमी से पीट रही थी। इसके विरोध में हरजीत ने तुरंत आवाज उठाई और उसकी आवाज सारे गांव की आवाज बन चली थी। राजी, तनु मिलने वास्ते पिंड से कोई आया है, आप कहो तो अंदर भेज दूं? की नाम है? सब्बरवाल जी आएगा जी। सब्बरवाल, भेज दे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। नहीं हरजीत जी, वो पिंड वालों ने बताया शायद आप हमारी मदद कर सकते हो। की गल है सब्बरवाल जी? हरजीत बाजी, 2 दिन पहले सिमी झांटा पुलिस स्टेशन के अफसर हमारे बेटे को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो बीमार था, घर में सोया था, मार मार के ले गए। उसको बचा लो। कह रहे थे उन्हें उस पर शक है, पर ये नहीं बताया किस बात का शक है। पिंड के दलप्रीत ने बताया आप हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है जी, चलो थाने चलते हैं। लड़के का नाम अजीत सब्बरवाल है जनाब। तो हमारे लिए वो एक सस्पेक्ट है।
हमने उसे कुछ चार्ज पर उठाया। ये कुछ चार्ज क्या चार्ज है जनाब? तो होता कौन है पूछने वाला? जनाब हूँ तो मैं आम नागरिक ही, और मुझे FIR की कॉपी देखनी। पुलिस के काम में पंगे न ले। FIR है, शादी का न्योता नहीं जो हम सबको बांटते फिर, समझा? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जी कि कॉलेज गया, और इतना तो मैं जानता हूँ कि आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उनके परिवार को FIR की कॉपी तुरंत देनी होती है। ये उनका हक बनता है। वह हक की ऐसी की तैसी। चल चुप हो जा, बहुत हो गया। 2 दिन पहले जी आप अजीत सब्बरवाल को जबरदस्ती यहाँ पुलिस स्टेशन ले आए, और अब आप FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे। आवाज नीचे रख। जनाब आप FIR की कॉपी दे दो, हमारी आवाज़ अपने आप नीचे हो जाएगी। FIR तब बनाते हैं जब किसी को गिरफ्तार करते हैं। अभी पूछताछ के लिए उठाया उसे, 1-8 घंटे में छोड़ देंगे। तो दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। नहीं हरजीत जी, ए लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, ए लोग मेरे मुंडे को मार देंगे। इन्होंने पहले ही बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा ही किया है। बचा लो मेरे पुत्र को, बचा लो मेरे पुत्र को। वो जबान संभाल, बकवास न करी। जनाब हमें अजीत से मिलना है। नहीं मिलेगा, वो सस्पेक्ट है, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। तब तक कोई बाहर वाला नहीं मिल सकता उससे। ठीक है जी, आप कर लो अपनी पूछताछ, हम यही इंतजार करेंगे। छड़ दे मुंडे नू, ले जान देने। देखा हरजीत जी कितना मारा साढ़े पुत्र नु। अगर आप आज दखल नहीं देते तो ये तो इसे जान से ही मार देते। चलो चलो पुत्र जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, सब ठीक हो जाएगा बेटा जी, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश शाबाश। जनाब मैंने पता किया, कोई हरजीत रजावत है, सिमी झंडा में ऑयल मिल का मैनेजर। देख लेंगे। जीत रजावत। इस सब्बरवाल का मुंडा अकेला नहीं है, और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है, और कईयों को तो गायब करवा दिया है। इस माहौल ने तो मनमर्जी करने की छूट दे दी है इन्हें। कबड्डी 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 कबड्डी, ये जीत गया। ओ पापा जी पुलिस की गाड़ी आई है, ओ पापा जी पुलिस की गाड़ी आई है। बड़े शौकीन लगते हो जी। कैसा शौक जनाब? पुलिस वालों के काम में दखल देने का शौक। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है जनाब, लेकिन जब पिंड के मुंडिया नू टॉर्चर किया जाता है, उनके माँ बाप से पैसे लिए जाते हैं, तो मुझसे देखा नहीं जाता जी। नहीं देखा जाता तो आंखें बंद कर ले अपनी। पूरे गांव की आंखें खोलने में क्यों लगा है? क्या है तू, मसीहा है? ऐसा कुछ नहीं है जनाब। ऐसा वैसा जो कुछ भी है बंद कर दे फिर। आप पिंड के मुंडिया नू बिना वारंट के, बिना चार्ज के उठवाना बंद कर दो। बंद तो तेरी जबान हो। मेरी गल समझ। धमकी दे रहे हो जनाब? वार्निंग दे रहा हूँ। हमारे काम में अपनी नाक घुसानी और टांग अड़ानी दोनों बंद कर दें, वरना दोनों तोड़ देंगे, और अगली बार धमकी भी नहीं देंगे। पुत्र, तू इन पुलिस वालों से पंगा ना ले, हमें तो बस अपनी जिंदगी जीनी है। तू इन पुलिस वालों के रास्ते में ना पड़ पुत्र। बीजी, हर कोई अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में सोचेगा तो सब कुछ सोच में ही रह जाना है। आवाज किसी की भी नहीं निकलेगी बीजी। और मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूँ बीजी, लेकिन इन लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये गलत कर रहे हैं। बीजी, इन लोगों का काम अन्याय रोकना है, और अब ये लोग ये अन्याय फैलाने में लग गए हैं तो बीजी इनके अत्याचार की आग कोई एक घर नहीं देखेगी, सबको जला देगी।
हम इन्हें तानाशाह बनने नहीं दे सकते। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੁਜੀਤ? ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? बस शुक्र है। कहीं छोड़ दूँ? और नहीं जी, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ जी। हाँ चंगा, सत श्री अकाल। तो ये क्या गल हुई है? नहीं तो पैसे दे रहा है, नहीं तो खबर दे रहा माल की। समझा करो भाई, तो माहौल तंग है। और तंग है तो हल्का कर सुजीते। और देख, अगर मेरा सब्र खत्म हुआ ना तो तेरी जिंदगी तंग आ जाएगी। थोड़ा टाइम और दे दो, तो हथियार निकल चुके हैं। तो मैं वादा करता हूँ मैं हथियार अब तक पहुँचा कर ही रहूँगा। और सुन, जल्दी, या तो हथियार या तो पैसे। चल। प्राजी, अगर आप सरपंच बन जाए तो पिंड वालों को बड़ा सुकून मिलेगा। और प्राजी, आप तो पढ़े लिखे हैं और आप में तो हिम्मत है पुलिस वाले से निपटने की, और पूरा पिंड आपके साथ है। पाजी देखो, आसपास के पिंडों में भी आपकी काफ़ी चर्चा है, वो सब लोग भी हमारे साथ हो जाएंगे। बस ये समझिए कि हमारी ताकत ही हमारी हिम्मत बन जाएगी। बस पाजी, आप ना हमारी हिम्मत को जुबान दे दो। देखो जी, मैं आपके जज्बे और भरोसे की कदर करता हूँ, पर आप इतना समझ लो, मैं ही फैसला अकेला नहीं ले सकता। मेरे घर वाले हैं, उनकी राय लेना जरूरी है। पर प्राची, इतना याद रखना कि पूरा पिंड आपका घर है। मैनू लगता है ये बिल्कुल सही कदम है जी। हरजीत, हमारे गुरुआं ने नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, और हम सब ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि हर तरफ से गलती गलत हो रहा है। हरजीत समझदार है, जो करेगा सोच समझ के करेगा, और इसमें हमारे पिंड का ही भला है। मैंने तो बहुत डर लग रही है कि मैं अपने पुत्र को खो ना दूं। ओ बीजी, ये क्या बात हुई? बचपन से लेके आज तक आपने सही बात कहने की सीख दी है, आज आप ही डर रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होना है। आगे का रास्ता वाहिगुरु दिखाएगा। माहौल बड़ा खराब है, हर तरफ अशांति मची हुई है। मैं मानता हूं ऐसे माहौल में पुलिस और सरकार पे बहुत दबाव है, पर पुलिस वाले हैं कौन? हम में से ही तो हैं। इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत के वास्ते, हम लोगों के सुकून के वास्ते हमें दिल से पुलिस का साथ देना चाहिए। उनका साथ देना हमारा फर्ज है। मौजूदा माहौल में पुलिस वालों का हक बनता है कि वो हमसे पूछताछ करें, हमें पूछताछ के लिए थाने बुलाएं। पर हमारा भी हक बनता है, हमारा ये हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि हमसे पूछताछ क्यों हो रही है। याद रखिए, हमने पुलिस वालों को पूछताछ का हक दिया है, अपनी इज्जत और जान माल से खेलने का हक नहीं दिया। पुलिस किसी भी सूरत में हमें टॉर्चर नहीं कर सकती, पैसों के लिए हमारे लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और बिना सबूत के हमें उग्रवादियों का साथीदार करार नहीं दे सकती। आओ जी आओ। बात करना।
पूरे पिंड में आग लगा रहा है अपनी जुबान से। घर घर जाकर पूछ रहा है इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। भाई उसे तो रोकना पड़ेगा। सरपंच जो बन गया है, रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन गया हमारे। कुछ कांटे जहरीले होते हैं शेरगिल साहब, उनसे बचना ही काफी नहीं होता, उन्हें रास्ते से हटाना पड़ता है। तैयारी करो आप अपनी पूरी। हरजीत अब गांव का सरपंच बन गया था। इस पद ने उसे ताकत दी, अधिकार दिए, पर फिर भी गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने में उसे वक्त लग गया। लेकिन धीरे धीरे हरजीत ने न सिर्फ अपने गांव वालों का बल्कि आसपास के गांव वालों का भी हौसला बढ़ाया। हरजीत को देश की कानून व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा था। वो हर मसले को बातचीत से हल करने में विश्वास रखता था। जनाब, हम वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं, पर वर्दी का भी फर्ज बनता है कि वो किसी के साथ अन्याय ना होने दे। क्या बात है, तो अब आप हमें हमारा फर्ज सिखाएंगे। जनाब, हम सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे होकर किसी को कुछ सिखाने नहीं, बल्कि एक ऐसे मसले की फरियाद लेके आए हैं जो गैर कानूनी है और सारे गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। जो लोग देश के लिए मुसीबत बन गए हैं उनके साथ सलूक तो सख्ती से ही होगा। सख्ती करो जनाब, पर उग्रवादियों पर, मासूमों पर नहीं। जनाब, हम आपके पास ये दरख्वास्त लेके आए हैं क्योंकि अब हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। कमाल है जी, हाँ? मुझसे वक्त लेकर मुझे को धमकी दे रहे हो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जी कि हम पुलिस को ऐसे ही लोगों का पैसा हड़पने नहीं देंगे। जनाब, हम बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर होने वाला अन्याय बंद हो जाए। पुलिस कोई चंदा मांगने वाली टोली नहीं सरपंच जी। आप सरकारी नौकरों पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। पुलिस फोर्स को बदनाम करने और सरकारी नौकर पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। जनाब, अगर कानून तोड़ने वाले और कानून के रखवाले दोनों एक तरह से पेश आएंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा जी। पुलिस अगर हमारे लड़कों को इतना दर्द देगी तो उनका विश्वास उड़ जाना जी प्रशासन पर से, और वो उग्रवादियों के हाथ की मोम बन के रह जाएंगे और ये आग बुझने की बजाय सुलगती रहेगी, भड़कती रहेगी। जनाब, कानून लागू करना और तानाशाही करना, इन दोनों में बड़ा बारीक सही फ़र्क होता है जी, और यही फ़र्क सारा खेल कर जाता है जी। पुलिस उन्हीं मुंडों को उठवाती है जिन पर उन्हें शक होता है। पर जनाब, उठाने की कोई वजह तो बताई जाए। पुलिस तो लड़कों को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर ले जाती है और फिर उनके माँ बाप से मोटी रकम चूसती है। और जनाब, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जैसा बड़ा अफसर इन सब बातों से अनजान हो। तुम मेरे दफ्तर में आकर मुझ पर एक्सटॉर्शन का वाहियात इल्ज़ाम लगा रहे हो। जनाब, आप सब इसे इल्ज़ाम क्यों समझ लेते हैं? पुलिस लड़कों को उठवाती है और पैसे लेकर अधमरी हालत में छोड़ती है, और कई लड़के तो जी आज तक वापस ही नहीं आए क्योंकि उनका कत्ल हुआ है आपके आदमियों के हाथों, और आपका डिपार्टमेंट उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कोलैटरल डैमेज, जमानत, क्षति का नाम देता है। बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, पर जनाब, हमारे लिए तो ये है दहशतगर्दी, ये है उग्रवाद, ये है आतंकवाद। लोगों को एहसास होने लगा था कि पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में अब डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग समझने लगे थे कि सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए विशेष अधिकार केवल आतंकवाद से लड़ने के लिए हैं, ना कि इसलिए कि पुलिस पब्लिक को आतंकित करे और उनके खिलाफ जुर्म करे। लोगों को जागरूक होते देख पुलिस फोर्स काफी परेशान होने लगी थी। क्या है ये? क्या समझता है ये आदमी अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की और इतना बड़ा लेक्चर सुनाने की? थोड़ा सरफिरा है जनाब। सरफिरा है तो दिमाग ठिकाने लगा उसका। जी जनाब, जी हो जाएगा। गांव वालों ने तो नाक में दम कर रखा। सवाल पे सवाल पूछते, एफआईआर की कॉपी मांगते, पूछते हैं कि चार्ज क्या है। बोलो। हमने उस आदमी को कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी जनाब। टेटवा दबा देना था उसका पहले ही। अब तो लोग डरते भी नहीं हमसे, और डर नहीं तो कुछ नहीं। और जब से सरपंच बना है ना, बस पूछो नहीं। कहना पूछना कुछ नहीं है जनाब, पहला मौका मिलते ही टांग देंगे। बिल्ली उड़, इन्हें बिल्ली उड़ा देती है। ऐसे कर कर ए यार। पुत्र, अरमान, रंजीते, बहुत हो गया खेल कूद, आओ रोटी खा लो। आओ चेती चेती। पता है बड़ा शरारती। मैं तू बहुत शरारती भी मैगी कीता।
कित्थे जा रहे हो तुसी? तू अंदर जा, मैंने काम हैगा। पर जा कित्थे रहे हो तुसी? मैनू आज दसना ही पेगा। तू सुना नहीं मैं की कह रहा? अंदर जा। माफ़ कर दो भाई, वो आपके दिए पैसे ना मैंने किसी को उधार दे दिए थे। उस बंदे ने अभी तक उधार वापस दी नहीं और हथियारों की सप्लाई में भी देरी हो रही है। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो बस। तुझे जितना वक्त देना था उतना दे चुका। देखो पाजी, वो बंदा कर्ज दे पैसे ना मैंने कल शाम तक वापस दे देगा। मैं सीधे आप ही के पास ले आवांगा। मैं हाथ जोड़ना। वो पैसे मैंने बट्टे खाते में डाल दिए, अब वो वापस नहीं आने और ना ही तू यहाँ से वापस जाना। अपने वास्ते रहम करो। जब कर्ज बट्टे खाते में जाता है तो बड़ा दुख होता है जी, बड़ा दुख। लेन देन का झगड़ा था साहब इस सुजीत आहूजा का। लेने के देने पड़े या देने के लेने? लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं था साहब जी, बंदा काफी टेढ़ा सी और संगत उससे भी टेढ़ी। किसी की दुश्मनी हो सकती क्या तुम्हारे पति के साथ? जनाब मैंने कुछ भी नहीं पता। कितनी बारी समझाया मैंने कि गलत संगत छੱਡ दो, पर इन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। कोई लेनदार सी या सरपंच चुनाव में खड़ा हुआ था और हार गया, उसका कोई मामला है? जनाब सच कह दिया, मैंने कुछ भी नहीं पता, सब कुछ खुफिया था। दहशतगर्दियों से मेलजोल था आहूजा का? दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकती, पर इतना जरूर कह सकती है कि ये गलत काम और गलत लोगों से कभी दूर नहीं रहे। ठीक है। सतवंत, खेती कार में जाना है। हाँ जी। बीजी आज रिगड़पुरिया के सरपंच से मिलने जाना है, वहां कोई मसला है, इसलिए देर रात तक ही लौटूंगा। पुत्र संभाल के, तू तो सारी दुनिया के मसलियां नू अपने सिर ते लेके रखिया होए। मैं बहुत डर लगता पुत्र। तुसी डरो ना बीजी, कुछ नहीं होगा। जिंदा रहे। चंगा। संभल के जाई पुत्र। हाँ जी। ये तो हेड ऑफिस से ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ना कमिश्नर से मिलते हैं। देखो जी, मैं क्या सोच रहा था, कमिश्नर से मिलेंगे
चलिए चलिए सरपंच जी, गड्डी में बैठिए, थाने चलना है। क्या बात हो गई एसएचओ साहब? वो ये एक मर्डर केस है, कुछ सवाल पूछना है। जो भी सवाल करने हैं आप यहीं पे कर लो। वैसे मर्डर किसका हुआ है? देखिए, हम आपको थाने ले जाने आए और आपको चलना है, और आपने हमें रोकने की कोशिश की ना तो गलत होगा, कानून के खिलाफ होगा जी। की होया जी? और नहीं कुछ नहीं, आते हैं हम अभी। चलिए चलिए आइए, चलो भाई गड्डी निकालो। ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैं तो सुजीत आहूजा को ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, आते जाते कभी सत श्री अकाल बोल दिया होगा बस। तुमने उसे पैसे उधार दिए थे? नहीं जनाब, मेरा उससे पैसों का कोई लेन देन नहीं था। तो फिर किस किस्म का लेन देन था? जनाब अभी तो बता चुका हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ क्या वास्ता था तुम्हारा सुजीत के साथ, और क्यों तुमने उसे मार दिया। मार दिया? क्या बकवास कर रहे हो आप? तुमने उसे इसलिए मार दिया ताकि वो तुम्हारे खिलाफ अगले साल सरपंच के चुनाव में खड़ा ना हो सके। मरवाना तो आप मुझे चाहते हो, झूठे केस में फंसा के जेल भेजोगे, या फिर पता नहीं आपके दिमाग में क्या पकड़ा। हमारे दिमाग में जो पकड़ा है ना सरपंच साहब, वो पककर उबलकर गल चुका है। अब आप जल्दी से अपना जुर्म कबूलेंगे या आपको भी पकाकर उबालकर गला दें? हाँ? फाड़ के दिखा, फाड़ के दिखा, फाड़ के दिखा, फाड़ 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 मैंने फाड़ 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 लल्लू। और रंजीत, हाँ जी अंकल जी। बच गए थे अंदर है क्या? अंदर फाड़ 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 की थोड़ी देर पहले पुलिस उन्होंने फड़ के थाने लगी जी। थाने? हाँ जी। मैं हूँ, जाके देखता हूँ माजरा क्या है। मैंने भी साथ चलना है पैसा। चलो चल रंजीत। सरपंच फिक्र ना कर। जी कब आएंगे आपके साहब? गश्त पर गया जी साहब, और गश्त गई टीम का कुछ ठिकाना नहीं होता। मेरा छोटा प्राय हरजीत सिंह, वो सिमी जंडा गांव का सरपंच है। जानता हूँ जी। जी उसे बिना किसी बात के गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं। सानू उसे मिलना है। वो जी साहब कहेंगे मिलवाओ, हम मिलवाएंगे। उससे पहले आपका कुछ नहीं हो सकता जी। अब वहाँ जाके बैठ जाओ जी। ओ भाई, कोई साइकिल चोरी का केस थोड़ी है। सुजीत आहूजा मर्डर केस में सस्पेक्ट है वो। केस तो आप बुन रहे हो जी, बना रहे हो। सारा इल्जाम झूठा है। आवाज नीचे नीचे। मैंने मेरे भाई से मिलना है, वही बताएगा सच क्या है। वो पिंड के सरपंच हैं जी, वो सुजीत को तो ठीक से जानते तक नहीं थे। उस पर शक करने के लिए कई सुराग है हमारे पास, बस सुरागों को सबूत बनाना है। पूछताछ चलेगी। आप एक काम करो, आप लोग घर जाओ, रोटी शोटी खा लो, सो जाओ, आराम से जाओ। कोई आराम से नहीं सोएगा इंस्पेक्टर, पूरा गांव जागेगा। मैं तो डर गया। आप ये ठीक नहीं कर रहे हो जनाब। मेरे पति सबका भला चाहते हैं, पर हम उस सब में शामिल नहीं है ना। नहीं जाएगा अरजीत, जाओ, जो करना कर लो, जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच नो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर 5 मिनट के अंदर हमारे सरपंच को नहीं छोड़ा तो हम दावा बोल देंगे हम अपने सरपंच को याद रखेंगे। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मैं भी उत्थे जाके गल करांगी। असी अपने जवाई जी नू रिहा करवा के ही रहांगे। तुसी दिल छोटा ना करो। हरजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच नू रिहा करो, रिहा करो।
मेरे भरा हरजीत नू झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आप उसे छेती रिहा कराओ। साहब जी, अगर हमारे सरपंच को रिहा नहीं किया ना तो हम सभी लोग अभी के भी अंदर घुस जाएंगे। खून का इल्जाम है उस पे, और अगर आप लोग खून बहाने पर उठाएंगे तो हमें भी ऐसे मामलों से निपटना आता है। नहीं नहीं जनाब, मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया है। पुलिस तो उनसे बदला ले रही है। तो कोई तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच नू हरजीत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस से पंगे लेगा। पुलिस से पंगे लेगा। इतनी बार समझाया। हरजीते ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ मैं अकेले ही जाना। जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ जाऊंगा पुलिस के, पर अब उसे लेकर ही आऊंगा। एक बार कह दिया ना नहीं रिहा करूंगा, तो फिर बार बार पूछने से कुछ होगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, रहम करो उस पे, छोड़ दो मेरे भाई नू। अब गिड़गड़ाने से क्या होगा? घर आया था मैं तुम्हारे, बड़ी शराबत से समझाया था तेरे भाई को कि पुलिस वालों के काम में टांग ना अड़ा। गलती हो गई साहब हमसे, माफ कर दो हमको। मैं पैर पड़ता हूँ साहब आपके। बस बस, पैर पड़ता, पहले नहीं समझ आती तुमको। तो मिला दो इसको, 2 मिनट करा दो भरत मिलाप। चलो जी। हरजीते, हरजीते, क्यों आया? मानो तुम लोग ऐसे कोई मारता है? अरे मेरे भाई को छोड़ दो, तेरो रब दा वास्ता। अरे हरजीते, मैं आ रहा हूँ। हरजीते, हरजीते, फिक्र ना कर। मानो तुम लोग ऐसे कोई मारता है? अरे मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे पुत्र नु कर लिया, मेरे हरजीते नु कर लिया। बीजी मैं दोबारा से उत्थे जाऊंगा, इस बार हरजीते नु कर वापस लेकर ही आऊंगा। ठहर जा पुत्र, मैं भी तेरे नाल चल दिया। मेरा भरा स्वतंत्रता सेनानी था, क्या पता मेरी दलीलें सुनकर उनका मन पिघल जाए। एक बार कहा ना भूल जाओ हरजीत को, बार बार यहाँ भटकने से कुछ नहीं होगा। जनाब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे प्राणों रिहा कर दो। सर जी, मेरे बड़े भरा स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा मुल्क उनकी इज्जत करता है। मैं उनकी बहन होने के नाते आपसे कहती हूँ, हरजीत बेकसूर है, उसे रिहा कर दो। इंसानियत का वास्ता है आपको। कोई पैदाशी मुजरिम तो होता नहीं, और ना ही कोई पैदाशी मासूम होता है। मेरे पति ने मासूम लोगों को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी, इसलिए आप उनकी आवाज दबाना चाह रहे हैं? आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। बिल्कुल सही फरमाया आपने, हम वाकई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कानून का, पर आपने क्या उखाड़ देना है? हैं? कैसे रोकोगे मुझे बताओ? हम कानून के हर दरवाजे पे जाके दस्तक देंगे। जाओ जाओ, जहां जाना है। भाग गया तुम्हारा भाई, कल रात पुलिस कस्टडी से भाग गया हो। चल ढूंढो उसे, मिल जाए तो सीधा यहीं ले आना। झूठ झूठ बोल रहे जी आप। कल रात ही मैं मिली हरजीत को, वो भागने की क्या उठकर चलने की हालत में नहीं था। भाई गुरु का वास्ता है आपको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रब सब देख रहा है साहब, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा।
आप जनाब हरजीत को रिहा करो। मैंने उसे हुण मिलना है, बस अब मिलना ही है। क्या लगता है तुम्हें? हैं? इस तरह मुझे धमका कर, बहला फुसला कर तुम लोग अपना काम निकाल लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू अपने भाई से कभी नहीं मिलेगा। तुम अपने पति को कभी नहीं देखोगी। कल समझ। आपका शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, मर गया है वो। मार दिया हमने सरपंच को। अब रो लो जितना रोना है। दी एंड हो गया है। मैं नहीं मानता जी, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने उससे मिलना है। ठीक है, मिलवा देते हैं। बस एक शर्त है, मैं तुझे भी मार देता हूं। उसकी लाश की जगह तेरी लाश। मंजूर है? की ख्याल वही जनानिया था? हरजीत की लाश ले जाओ, इसकी लाश दे जाओ। ठीक है ना सौदा? बाहर में अकाउंट को उठा के। पुत्र हरजीत आ गया। मेरा पुत्र की होया? मेरा पुत्र लेके नहीं आया। की होया? मेरा पुत्र कितने है? आप तो बोलिए। मेरा पुत्र लेके क्यों नहीं आया? की होया? अनीता कितने है? मेरा पुत्र कितने है? बोलना कितने की होया? बोलना इन्हें लेके क्यों नहीं आया? बोलना मेरा पुत्र कितने है? बोल। मैं जाऊंगी, मैं आते जाऊंगी। हाथ जोड़ के फरियाद करांगी। मैं असरा नहीं कर सकते, मेरे पुत्र ने असरा नहीं कर सकते। मैं पुत्र लेके आऊंगी, मैं आऊंगी। सतवंत पुत्र, ਅਸੀਂ चुप नहीं बैठांगे। हर दहलीज ते अपनी दलील देवांगे। वो साडे हरजीत नाल इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। इन्हें इसलिए मारा गया बीजी क्योंकि इन्होंने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। जुर्म सहना जुर्म करने से भी बड़ा गुनाह होता है। आप इन्हें सिखाया था ना बीजी, और इसी के लिए मामा जी लड़े थे ना मामा जी? हाँ पुत्र, और अब हमारी बारी है लड़ने की। जुल्म जुल्म होता है, वो चाहे कोई भी करे। रजावत परिवार को बताया गया था कि हरजीत मारा गया है। उसके बाद उन्होंने हरजीत को कभी नहीं देखा। उन्हें यह भी पता नहीं था कि हरजीत के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ। उनके पास कोई तरीका नहीं था यह जानने का कि क्या हरजीत वाकई मारा गया है। कुलबीर सांगरा कह रहा है कि मेरा भाई हरजीत जिंदा नहीं है।
मारा गया है। हमें तो जी कुछ पता ही नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। पहले हमें कहा गया कि वो फरार हो गया है, पर एक रात पहले ही मैं हरजीत को मिलिया सी। हम इन्ना मारिया कुटिया सी कि वो भाग ही नहीं पाता जनाब। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मार दिया। देखिए आपका भाई अरेस्ट हुआ है, कोई तो वजह होगी, ऐसे तो कोई अरेस्ट होता नहीं। वजह ये थी कि मेरे पति ने पुलिस की जातियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। हो सकता है कि आप लोग दो अलग अलग मसलों को मिला रहे हैं। फिलहाल एक ही मसला है जनाब कि मेरा भाई हरजीत है कहाँ और हुआ क्या है वो दिन आज। देखिए आपका भाई फरार हुआ है, उससे बेहतर कौन जानता है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, ये आप लोग उसी से पूछ लीजिए। आपको मजाक लग रहा है जी? आपके लिए इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। एक तो बिना किसी सबूत के मेरे प्राण को गिरफ्तार कर लिया, फिर कहते हैं कि भाग गया, फिर कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, हमने मार दिया। चिल्लाइए मत, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या है, कुछ भी हो बस पुलिस को गाली देनी। और रही बात आपके भाई की, तो आप लोगों ने गलत दरवाजा खटखटाया। मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता, आप लोग जा सकते हैं। बंदा अगर पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है तो पुलिस उसके बारे में क्या जानेगी? कैसे जानेगी? कौन से उग्रवादी संगठन से जुड़ा था आपका हरजीत? मेरा भाई उग्रवादी नहीं है जी, और ना ही खूनी है। पुलिस बस उसे झूठे केस में फंसा रही है। मेरे पति दे नाल एक होर बंदे नू गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पति कभी भाग नहीं सकते। पुलिस ने हरजीत को सिर्फ इसलिए उठवा लिया क्योंकि उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। अब जब पूरे दावे से इस केस की सच्चाई जानते हैं तो कोई इंक्वायरी बिठाने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी तरफ से कुछ करना बनता नहीं है जी। अब एक काम कीजिए, अब डीआईजी साहब से जाके मिलिए, शायद वो आपकी सुन ले। तो मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, लेकिन आज डीआईजी साहब बहुत बिजी हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। जी हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5 मिनट, बस 5 मिनट मिलने दो। इन्हां दा छोटा भरा ते मेरी धी दा पति पुलिस हिरासत तो गायब है। वो गल तो तुहाडी ठीक है जी, आजकल जमाना ही बड़ा खराब है। वो हमारे इलाके से रोज पता नहीं कितने बंदे गायब हो रहे हैं और सारे बंदे किसी ना किसी कुछ लगते हैं। और आजकल तो जी बड़े बड़े क्रिमिनल और आतंकवादी अपनी औरतों को भेज देते हैं हमारे पास रोने के लिए। जी हम उनमें से नहीं है। भाई साहब वो भी यही कहते हैं। एक बार, बस एक बार डीआईजी साहब को मिलने दो। आज तो आपका मिलना नामुमकिन है और कल भी उनके पास टाइम नहीं है। आप परसों आना, फिर देखते हैं। डीआईजी साहब को मिले बिना असी किते नहीं जावांगे। आपके भाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उससे यह तो साबित नहीं होता कि आपका कोई रिश्तेदार क्रिमिनल नहीं होगा। एक औरत, एक पत्नी, एक माँ के अंदरूनी भरोसे से बड़ी गारंटी कोई नहीं होती सर जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरजीत बेकसूर है। पुलिस ने उसे टॉर्चर किया है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। हमें ना तो उसकी कोई खबर दी जा रही है और ना ही लाश। जनाब आप बताओ, अगर आपके खानदान में किसी के साथ भी ऐसा हुआ होता तो आप कैसा महसूस करते? अगर मेरे खानदान में ऐसा हुआ होता तो मैं उसे होने देता। दरअसल मैं खुद उस देशद्रोही को पकड़कर पुलिस के हवाले करता और उसकी चमड़ी उड़वा देता। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। तो क्या है? लाट साहब हैं, वीआईपी हैं, जो मेरे ऑफिस में आकर ये हंगामा कर रहे हो। और क्या लगता है आप लोगों को, मेरे पिए पर चिल्लाने से आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों को। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, बहुत से काम है हम लोगों को। अपना भाई खोया है मैंने, पर आप सभी लोग हमारी गल सुनने के बजाय हमें दफा क्यों कर रहे हो जी? ये कैसा कानून है? कानून की कैसी रखवाली कर रहे हो जी आप? क्या हम लोग कोई मायने ही नहीं रखते? तो ये सब किसके लिए है? सारा कुछ किसके लिए जी? सरकार के लिए है, कानून की रखवाली के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। खूनी, दरिंदों और दहशतगर्दों के लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग चुपचाप यहां से निकल जाइए, वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगा। चलो बेबे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गगनदीप जी, हमें नहीं पता कि हरजीत के साथ की होया,
हमने तो उसकी याद में पाठ करवा दिया और उसका शरीर मिले बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत उम्मीदें लेके आए हैं तुहाडे कोल। मेरे पति भले आदमी थे, उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनके गुनहगारों को सजा होनी ही चाहिए गगनदीप जी। माहौल ही ऐसा है, पुलिस को अलग से कुछ खास पावर दी गई है। सब हमारी फरियादों को अनसुनी कर रहे, नीचे से ऊपर तक, पर हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। आपने जो हो सका किया, हर लेवल पे बात, और खाली हाथ लौटे। बस अब आपसे ही कुछ उम्मीदें हैं गगनदीप जी। मैं सेंटर से कुछ करवाने की कोशिश करूंगा। गगनदीप जी, आप लीडर हैं, आपके दबाव डालने पे पुलिस जरूर सच सामने लाएगी। गगनदीप जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। जब आपने खुद सामने से फोन किया है तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। दरअसल पुलिस वालों से वाकई बड़ी गलती हो गई और हरजीत के घर वाले इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि क्या बताएं। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है गगनदीप जी। मैं अभी एफआईआर का आदेश देता हूं और तुरंत कार्रवाई होगी इस पर। क्यों या पैसा? जिस पुलिस वाले ने हमारे हरजीत का खून किया है, क्या वो कभी खून की तहकीकात करेगा? कभी नहीं। गगनदीप जी ने दिल्ली से बात करके एफआईआर दर्ज करवाने को कहा था। आज पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन वो इंस्पेक्टर कुलवीर सांगरा जहर उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा। गगनदीप जी ने हमसे कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर जा चुके हैं। मुझे तो नहीं मिले कोई ऑर्डर्स। और हाँ, एक गगनदीप फौजदार का नाम देकर मुझे डराने की कोशिश ना करें। छू भी नहीं सकता मुझे वो। छू भी लेगा तो पता कैसे चलेगा आपको? बड़ी मोटी चमड़ी है आपकी। सही कहा आपने, बड़ी मोटी चमड़ी है मेरी। इसीलिए तो आपके पति की मौत का मुझे रत्ती भर भी गम नहीं। भाई एक आतंकवादी था, वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला, आ गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब जान लेने से रीत ने वापस तो नहीं आ जाना, है ना? इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्या कर लो जो करना है। एफआईआर तो मैं दर्ज करवा के ही रहूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा पिंड जानता है कि मेरे पति बेकसूर थे। उन्होंने बस पुलिस की जातियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके साथ एक दूसरे गांव के सरपंच भी गिरफ्तार हुए थे, राजवीर तोमर। हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है। आप अपने भाई से मिले थे? जी मैं मिला था, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। मुझे उसके साथ ठीक से बात तक करने नहीं दी गई। दरअसल हरजीत बात करने की हालत में ही नहीं था। उन्होंने बहुत मारिया कुटिया सी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ सकूं, उससे कुछ जान सकूं, मुझे वहां से बाहर धकेल दिया गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हरजीत अभी भी किसी जेल में बंद हो? काश आपकी बात सच हो, लेकिन पुलिस कह रही है कि उन्हें मारा गया है। क्या हरजीत की तस्वीर मिल सकती है? हेलो जी, अब ये मानव अधिकार वाले आकर पौंकना शुरू करेंगे। ये हरजीत की औरत ने जिन पत्रकारों के नाल गल की है, वो तो सब छूट से गए। ये तो समझ नहीं आती भी ये क्यों सबको मसीहा बनने का शौक चढ़ा है। भाई अपना खाओ पियो, मस्त रहो, चैन से बैठो ना। सब काम में नाक घुसाने इन्होंने। सांगरा, इन सबकी नाक हम सबकी गर्दन तक पहुंच सकती है और फिर सारा पानी हमारे सर के ऊपर तक। जल्दी से जल्दी सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है। जी जनाब। ये शेरगिल को तो दूर ही रखियो, वैसे भी वो मंजीत वाला केस इसके सर पे मंडरा रहा है। जी बिल्कुल जनाब। तो फिर सुरेंद्र को भेज दो हरजीत के घर, बोलो उसे ढंग से समझाए। जी बाकी जनाब आप फिक्र ना करें, ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है जनाब। सांगरा जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत या सुराग थे जो ये बतलाते हैं कि हरजीत राजावत के संबंध आतंकवादियों से थे? ये देखिए, खुद ले गया था हमें इस जगह वो, और उसी ने निकाले ये हथियार, और उसी ने बताया कि उसने ये हथियार जो है आतंकवादियों के लिए छुपा कर रखे थे।
और कहाँ हथियार छुपा के रखे हैं हरजीत? हाँ? बोल बोल। हमने काफी पीछा किया पर भाग निकला वो। और उसका कबूलनामा हमारे पास है जिसमें उसने हथियार छुपाने का जुर्म कबूल किया है। कबूलनामा दिखाइए आप हमें। क्यों? कबूलनामा नहीं दिखाते किसी को, खुफिया होता है ये। देखिए, आपको जो जानकारी हम दे सकते थे वो दे दी है। देखिए, हम हरजीत के भाई अमनजीत से मिले थे। उन्होंने बताया कि जब वो हरजीत से मिले तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो भाग कैसे पाया? हाँ, अमनजीत की बात को सच मान रही हो और मेरी बात को झूठ। हो सकता है अमनजीत झूठ बोल रहा हो या फिर हरजीत ने अमनजीत से झूठ बोला हो, एक्टिंग कर रहा हो ताकि उस पर कोई शक ना करे। लेकिन आप इतने सारे लोग और वो अकेला निहत्था आदमी, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। पीछा क्यों नहीं किया उसका आपने? सुरेंद्र, अरे काम करना, अगली बार इनको भी साथ ले जाना, ये भी देख लेंगे कैसे हम पीछा करते हैं और कैसे कोई भाग निकलता है। ऐसा है जनाब, इंसान है हम, मिल्खा सिंह नहीं है कोई। मतलब हरजीत तब से ही फरार है? भाई फरार है तो है, पर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। हर फरार मुजरिम की आखिरी मंजिल जेल होती है। तो आपने उसके परिवार वालों से ऐसा क्यों कहा कि हरजीत मर चुका है? ये बात कहाँ से आ गई? ऐसा कब कहा हमने? देखिए, यहाँ तो आप आतंकवादियों से लड़ रहे पुलिस की यकीन कर लो या फिर उस क्रिमिनल की फैमिली का। राजवीर तोमर कहाँ है सांगरा जी? वो भी तो हरजीत के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। हाँ, वो एक आधे दिन में रिहा हो जाएगा। उसके खिलाफ कोई हमें सबूत नहीं मिला। हाँ जी। चुपचाप सब कुछ भूल जाओ और लग जाओ जिंदगी में। वो तो हम देख लेंगे कि हमें की करना है, पर आप इतने डरे क्यों हो? उससे डरते तो इतने बंदे मरते नहीं। दी थी वार्निंग तो शोर नो, पर चौड़ा होता गया, भुगतना पड़ा उसे। कल को बारी तुम्हारी भी हो सकती है। क्यों खामखा बच्चों को यतीम बनाने पे तुली हुई हो? सोचो तुमसे पहले अगर वो गायब हुए तो जी पाओगी? और जी, हम उनके साथ पंगा नहीं ले सकते। सरकार ने खास हक दिए हैं उनको। ये हक जो भी है, किसी की जान लेने का हक तो नहीं है। और एक आपके भरोसे हम इस केस को लड़ सकते हैं राजवीर भाई साहब। मेरे पति आपके साथ गिरफ्तार हुए थे, उन्हें मार डाला गया और आपको रिहा किया गया। मुझे जी साफ साफ धमकाया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फिर से अंदर डाल देंगे, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो जान से ही मार देंगे। भाई साहब, एक आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि मेरा भी वही हश्र जो हरजीत का होया है। बहन जी, आपके भाई साहब को सब पूछते हैं, पर आपके आंसुओं का, आपके दर्द का कोई असर होया उनके ऊपर? पर हम लड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। पर इस लड़ाई में मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। माफी चाहता हूं। हम जुडिशियल इंक्वायरी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये पुलिस वाले तो हमारी गल सुनने से रहे। अब अगर कोर्ट ही एक रास्ता है तो यही सही। एक दिक्कत है कि कोर्ट भी हमारी फरियाद नहीं सुनेगा। नहीं, वो बात नहीं है। हमें लगता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए। ऐसा क्यों? यहाँ की पुलिस को स्पेशल अधिकार सेंटर से आया, सो बेहतर होगा कि इस मामले में ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से आए। इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल ऑफिसर्स हैं कुलबीर सांगरा, सुरेंद्र सहगल, ऑफिसर वीरा शेरगिल और सुखविंदर शाही। सर, हरजीत की फैमिली को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ हकीकत में हुआ क्या था। पहले पुलिस ने उन्हें यह बताया कि हरजीत पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, फिर बोला वो एनकाउंटर में मारा गया, और अब मीडिया से पुलिस ये कह रही है कि हरजीत कस्टडी से भाग गया और कभी पकड़ा ही नहीं गया। सर, ये मानव अधिकारों के उल्लंघन का केस है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये कोर्ट एक इम्पार्शियल इंक्वायरी का ऑर्डर पास करे, क्योंकि लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की साइड ही लेगी। हरजीत की फैमिली कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। ये इंतजार लंबा चला,
दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने और महीने साल। बहरहाल सुजीत आहूजा का मर्डर केस जिसमें हरजीत को उठवाया गया था, वो इतने सालों बाद क्लोज हुआ। आखिरकार उसका खूनी पकड़ा गया। अब नमस्ते रहम करो। जो कर्ज बट्टे खाते में जाता है तो बड़ा दुख होता है जी। जनाब, मेरा सुजीते के साथ कुछ समय से पैसे का लेन देन था। उस वक्त मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे जो मेरे बार बार मांगने पे भी वापस नहीं कर रहा था। और बाद में जब मुझे मालूम चला कि वो मेरे साथ दगा कर रहा है, फिर जनाब फिर मेरा दिमाग फिर गया। ये कोर्ट संबंधित पुलिस थाने को आदेश देती है कि हरजीत राजावत के लापता होने के केस में तुरंत एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई शुरू करें। जनाब, हमने अर्जी दी है कि उन सभी अफसरों को सस्पेंड किया जाए, तभी इस केस की छानबीन सही तरीके से हो सकती है। पर इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट से आया है। मैं मानता हूं जनाब, पर अगर इस केस में कोई नया अफसर आएगा जिसका पिछला रिकॉर्ड साफ होगा तो ही कुछ सही होना है। हम उन लोगों से उम्मीद ही की रखे जिन्होंने हमें इतना दर्द दिया, हम सबकी जिंदगियां तबाह कर दी। क्या लगता है आपको, आपके इस तरह बार बार आने से रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगी? वो बात नहीं है जनाब। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ਨੂੰ 7 महीने हो गए, ਹੁਣ तक कोई तहकीकात शुरू नहीं किया आपने। अगर आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बात भरोसे की नहीं है जनाब, पर कुछ तो मालूम हो हमें। और क्या जानना चाहते हैं आप? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तहकीकात चल रही है, अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। देखिए, ये आजकल का केस तो है नहीं, कितने साल गुजर गए और आप एक बात तो समझते ही नहीं है। खामखा तंग करते हैं आप, इसमें आपका और हमारा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद होता है। समझ रहे हैं आप? सीमा जी, सतवंत जी, क्या आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ? ना जी, वो गल नहीं है। पर जरा आप ही दसो, ये नया अफसर भी कोई तहकीकात नहीं कर रहा, उसने तो अब तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। ये बात हमने बार बार कोर्ट के आगे रखी है। अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा था कि हरजीत ने हथियार छुपाने के जुर्म को कबूल किया है। अब ना तो वो कबूलनामा दिखा रहे हैं, ना ही बरामद किए हुए हथियार। एक न एक दिन उन्हें सच सामने लाना ही पड़ेगा। बस हमें हिम्मत और सब्र नहीं हारना चाहिए। नहीं, एक टाइम के बाद वो लोग थक ही जाएंगे, घुटने टेक देंगे। परेशान मत होइए आप लोग। कब तक चलेगी हमारी सस्पेंशन जनाब? चिंता ना करो ए संग्राह, चिंता ना कर। और शुक्र मान कि हम सस्पेंड हुए, डिसमिस नहीं। और इस केस से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ ही दिन बाद हम अपनी ड्यूटी पर वापस होंगे, मलाई मार के। अरे कितनी बार ऐसे झूठे दिलासे दे चुके हैं आप जनाब? कितनी बार कोर्ट में जलील हो चुके हैं हम? दिमाग की लस्सी हो चुकी है मेरे। कुलवीर जी, ऐसे 4 और केस चल रहे हैं मुझ पर। और ऊपर से मानव अधिकार वाले तो मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ गए। हर दूसरे दिन मैं कोर्ट में बैठा रहता हूँ। हाँ, पर कभी टेंशन नहीं लेता। आप अलग हैं शेरगिल साहब, मैं अलग मिट्टी का बनाऊं। बम फट रहा है दिमाग में मेरे। सारे पुट्ठे पंगे हमारी किस्मत में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में आप जितना समय लेना चाहे लीजिए।
पर मुझे एक एफआईआर की कॉपी दी जो आपने हरजीत राजावत के गुमशुदा होने के बारे में दर्ज की, और आजकल जिस कबूलनामे के बारे में बार बार जिक्र होता है, मुझे उसकी भी एक कॉपी चाहिए। ऐसे कैसे कागजातों की कॉपी उठाकर दे दूं आपको? अभी तक तो तहकीकात चल रही है। देखिए, तहकीकात तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने मुझे पेपर्स नहीं दिए तो फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। कहिए, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करूं? ये एफआईआर कहता है कि हरजीत को 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, पर आप तो 14 तारीख बता रहे थे। 17 गलत हैं जी, उन्हें 14 को ही ले गए थे। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? आखिरी बार देखा था उन्हें। इसका मतलब तारीख बदली गई, जानबूझकर 14 को 17 किया गया। आप बता रहे थे कि उनके साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया था, कोई राजवीर तोमर। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दी। तब की बात और थी, हालात भी कुछ और थे। हमें दोबारा से कोशिश करनी होगी। वकील साहब, इस हथियारों वाले कबूलनामे में भी खोट है। ये अंगूठे का निशान, ये तो गलत है। हमारा हरजीत तो पढ़ा लिखा था, वो अंगूठा क्यों लगा था? उसके तो दस्तखत होने चाहिए। भाई साहब, कोर्ट में हमारा केस बहुत मजबूत हो चुका है। बस एक आप साथ देंगे तो सिर्फ मेरे पति का ही नहीं भाई साहब, कई मासूम बंदों के साथ इंसाफ होगा। रब दे वास्ते भाई साहब, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। जी हाँ जनाब, मैं और हरजीत एक साथ गिरफ्तार हुए थे। हम मेरे घर के बाहर बैठे थे जब पुलिस हमें उठा के ले गई थी। चलो वही गाड़ी स्टार्ट करो। और जनाब वो 14 तारीख थी, 17 नहीं। सर, मैं इस कोर्ट के सामने हरजीत राजावत के कुछ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स पेश करना चाहूँगा। वो एक ग्रेजुएट था, एक ऑयल मिल में मैनेजर का काम करता था और उसे अंग्रेजी, हिंदी और गुरमुखी तीनों में हस्ताक्षर करना आता था। इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसके हस्ताक्षर के सैंपल्स हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन हथियारों के छुपाने के कबूलनामे में उसके हस्ताक्षर के बजाय ये अंगूठे का निशान क्यों है? ये साफ साफ इशारा करता है कि ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। इसलिए मैं इस कोर्ट से अपील करता हूं कि इन 4 आरोपी पुलिस ऑफिसर्स कुलवीर सांगरा, सुरेंद्र सहगल, सुखविंदर शाही और वीरा शेरगिल पे कस्टोडियल डेथ और अनलॉफुल अरेस्ट के चार्जेस लगाए जाएं और इस केस की ट्रायल शुरू की जाए। ये कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि सेशन कोर्ट में हरजीत राजावत के गुमशुदा होने के केस का ट्रायल शुरू किया जाए। थैंक यू मिलोड। सर, मैं इस ट्रायल की पोस्टपोनमेंट की मांग करता हूं क्योंकि हमने हाईकोर्ट में अपील की है कि मेरे क्लाइंट्स की इस तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त स्पेशल पुलिस एक्ट लागू था और मेरे क्लाइंट्स स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स
उस वक्त स्पेशल ड्यूटीज पर तैनात थे। उन पर अगर कोई मुकदमा चलाना है तो उसके ऑर्डर्स सेंटर से ही आने चाहिए। सर 9 साल कोई कम नहीं होता सर। पिछले 9 साल से यह परिवार सिर्फ एक ही आस लगाए बैठा है, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उन 4 पुलिस वालों ने हरजीत की हत्या किस तरह से की थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सर स्टेट गवर्नमेंट ने इन ऑफिसर्स पे मुकदमे के आदेश दे दिए हैं। वो कोई मायने नहीं रखता सर, क्योंकि ये ऑफिसर्स उस वक्त स्पेशल पावर्स के तहत तैनात थे और इसलिए इन पर कोई भी मुकदमे के लिए सेंटर से ऑर्डर कंपलसरी है। सर पिछले 9 सालों से इन आरोपियों ने इस केस में सिर्फ एक ही काम किया है और वो है केस को टालते रहना, बस। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हो बेबी जी। मैं और राजविंदर है ना, हमेशा सतवंत नाल रहेंगे। इंदर, अरमान, पुत्र मैं जानती हूँ कि मेरी इस लड़ाई में तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन पुत्र मैं नहीं चाहती इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में तुम्हारी जिंदगियों पर कोई असर पड़े। तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है ना। तुम्हारी बेबे हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। पुत्र मैनू नहीं पता कि ये जंग कब तक चलेगी, पर इतना जरूर मालूम है कि फतेह हमारी होगी, सच की होगी। सच टिकता है, सच जीतता है। अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाइयों की कहानी का मैसेज यही होता है। पर एक सच और भी है, और वो ये है कि सच के संघर्ष में अच्छों की जिंदगियां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कहीं कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोग हैं जो रक्षा और मदद करने की बजाय खुद सच को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। पर फिर भी सच के सिपाही आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, छलनी होते हैं, मरते हैं, पर फिर से खड़े होते हैं। सर 24 साल बीत चुके हैं। हरजीत रजावत को लोकल पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तब से लेके आज तक वो घर नहीं लौटा। 24 साल बीत चुके हैं हरजीत रजावत की पत्नी सतवंत, जिसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। इस बीच एक ट्रायल भी हो चुका है। हमने इस कोर्ट के सामने काफ़ी सारे सबूत भी पेश किए हैं। और तो और उन 4 अपराधियों में से अब सिर्फ 2 ही जीवित हैं, सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही। मैं इस कोर्ट को बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र सहगल किसी मानव अधिकार के वायलेशन के केस में जेल की सजा काट रहा है। जज साहब इन चेहरों को देखिए। पिछले 24 साल से
ये एक ही आस लगाए बैठे और वो है फैसले का। मैं आज इस अदालत से ये अपील करना चाहूंगा कि अब इस केस में और देरी ना करते हुए फैसला सुनाया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अगली सुनवाई में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। थैंक यू मिलॉर्ड। ये अदालत सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही को हरजीत राजावत के केस में दोषी पाती है और मुजरिम सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही को 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट ने मॉनेटरी कंपनसेशन के ऑर्डर भी दिए हैं। वकील साहब, सिर्फ 5 साल की सजा? मेरे छोटे प्राणु जान से मार डाला। 24 साल से हम कुट कुट कर जी रहे हैं और हत्यारों को सिर्फ 5 साल की सजा? क्या ये इंसाफ है? ये तो अभी शुरुआत है। हम आगे भी अपील करेंगे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बीजी, फैसला हमारे हक में हुआ है। हम केस जीत गए बीजी। इंदर और अरमान कैसे हैं? है पास में? जरा गल करवाओ ना। इंदर पुत्र, कैसे हो बेटा? पढ़ाई चल रही है अच्छी? अरमान है क्या वहां? हमारे देश की हर कोर्ट में ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां किसी ताकतवर ने एक मजलूम को, एक आम नागरिक को कुचल दिया और उन्हें न्याय मिलते मिलते उनका पूरा जीवन निकल गया। एक तरफ कुछ केसेस को देखकर यह सुकून भी मिलता है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कानून से बच नहीं सकते हैं। पर दूसरी तरफ यह सोचकर मन कांप भी उठता है कि आज भी हमारे देश में ताकत के ठेकेदार हैं जो एक आम इंसान को, एक बेसहारा इंसान को जिंदगी भर कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवा सकते हैं। अक्सर लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और चुपचाप अपनी टूटी सी जिल्लत भरी जिंदगी से विदा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं। वो अपने अंदर की सारी ताकत को निचोड़कर लड़ते रहते हैं। ये लोग अपने दर्द को अपना हथियार बनाकर जीत को हार के हलक से निकाल कर ले आते हैं। और जब मीडिया इन केसेस को उठा लेती है तो ये केसेस स्पीड पकड़ लेते हैं। न जाने कितने सच के सिपाही इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं कितनों को फतेह मिलेगी, कितने शहीद होंगे और न जाने कितने गुमनामी की धुंध में ओझल हो जाएंगे। देश की बाहरी सीमाओं को हम जी जान से पूछते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, पर क्या सच्चाई और ईमानदारी की अंदरूनी सीमाएं भी उतनी ही पूजनीय नहीं है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।